ऐसा नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। विला पूरी तरह से खाली है। हमने सीसीटीवी भी चेक किया। उसने सुबह अपना सारा सामान फेंक दिया और 12 बजे अपना सामान लेकर चला गया। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। हर शब्द सु मिंग्याओं के कानों में बम की तरह फट रहा था। वो वही जम गया। 12 बजे टैक्सी, वे सारी बातें जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था अब उसे याद आ रही थी। बेचारा मैनेजर, जिसे कुछ भी पता नहीं था, वो अभी भी समझा रहा था। सच कहूं तो भले ही मैंने मिस्टर गु को फोन न किया होता, शायद उन्हें सब कुछ पता चल गया होता। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया और कहा कि मैं इसे आज रात आपको दे दूं। ये कहते हुए मैनेजर ने वो चीज आगे बढ़ा दी। दोनों हाथों में अंगूठी का डिब्बा देखकर सु मिंग्याओं को लगा कि उसका दम घुट रहा है। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और अंदर वो चमकदार सगाई की अंगूठी देखी। उसके बगल में एक गुलाबी बटन भी था। वो उस बटन को घूरता रहा। फिर उसे याद आया कि 3 दिन पहले होटल से निकलते समय लू शिन्यान ने शिकायत की थी, अगली बार तुमने मेरी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। सु मिंग्याओं का पूरा शरीर खून की तरह जम गया। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और वो गुस्से से आगे बुला था। ये कब हुआ? 3 दिन पहले। मिस्टर गु दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे चले गए। ये सुनकर सु मिंग्याओ पूरी तरह से टूट गया। उसने अंगूठी ली और पागलों की तरह अपनी कार की ओर भागा। उसने 10 से ज्यादा रेड लाइटें तोड़ी और 10 मिनट के अंदर घर पहुंच गया। पड़ोसी का विला पूरी तरह से रोशन था और वो सीधे अंदर चला गया। उसके दोस्तों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें गु शिन्यान से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। जब वो आया तो सब उसके पास आ गए। मिंग्याओ दीदी, हमें तो एक बाल भी नहीं मिला। हमें सच में नहीं पता कि गु शिन्यान कहाँ गया। मैंने भी पता लगाया है। पिछले महीने में जिंगबई छोड़ने वाले यात्रियों की सूची में गु शिन्यान का कोई नाम नहीं है। एक एक करके इन बुरी खबरों ने सु मिंग्याओं को पूरी तरह से निराश कर दिया। डर के मारे उसने अपना फोन निकाला और मुझे कॉल किया, लेकिन उसे बस फोन बंद होने की आवाज सुनाई दी और कॉल कट गया। उसने जो भी मैसेज भेजे थे वे सब रिजेक्ट हो गए थे और उन पर एक लाल रंग का विस्मयादिबोधक चिन्ह बना हुआ था। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे। उसके दोस्तों ने उसे पहले कभी इस तरह अपना आपा खोते हुए नहीं देखा था। सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे। मिंग्याओ दीदी, अपना ध्यान रखो। वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो गया है। हम उसे अब भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, हम उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेंगे। ये सुझाव सुनकर सु मिंग्याओ को होश आया। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी से संपर्क किया और उससे सारी जानकारी पता लगाने को कहा। 1 घंटा, जो सालों जैसा लगा। फिर सेक्रेटरी का मैसेज आया, बॉस, हमें बस स्टेशन के कूड़ेदान में गु शिन्यान का फोन मिला है। हमने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भी कोई सुराग न मिलने से तो बेहतर ही थी। सु मिंग्याओ एक जगह टिककर बैठ नहीं पा रहा था। अपने दोस्तों की बात न मानते हुए वो सीधे बस स्टेशन चला गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सेक्रेटरी ने उसे एक साफ सुथरा फोन दिया। उसने पासवर्ड डाला और फोन अनलॉक किया। उसने देखा कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए गए थे। कॉन्टैक्ट्स भी पूरी तरह खाली थे। सिर्फ एक नाम बचा था, लू शिन्यान। जैसे ही सु मिंग्याओ ने ये नाम देखा, उसे पसीना आने लगा। उसने खुद को बहुत समझाया और फिर हिम्मत करके उस पर क्लिक किया। सबसे नया मैसेज एक वीडियो था जो लू शिन्यान ने आज दोपहर भेजा था। वीडियो का बैकग्राउंड देखकर सु मिंग्याओ समझ गया कि वीडियो में क्या है। उसमें वीडियो चलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने स्क्रीन ऊपर की तरफ स्क्रॉल की। वहां कुछ और मैसेज भी थे, जिनके साथ हर दिन 3 से 4 वीडियो भेजे गए थे। अनजान होने का दिखावा करना बहुत मुश्किल होता है ना? गु शिन्यान, तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है
और तुम फिर भी इसे बर्दाश्त कर रही हो। तुम्हारे मंगेतर में इतनी हवस है और तुम इतनी ठंडी हो। अगर तुम दोनों सच में शादी कर लेते हो तो मुझे लगता है कि 3 महीने में ही तुम्हारा तलाक हो जाएगा। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक पूरी चैट ऐसी ही भड़काने वाली बातों से भरी हुई थी। सु मिंगयाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, लू शिन्यान को सबक सिखाना। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर लौटा। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, उसने दरवाजे पर रखा सामान देखा। लू शिन्यान नौकरों को सामान उठाने का हुक्म दे रही थी। जब वो वापस आया तो वो तुरंत उसके पास चली आई। तुम वापस आ गए? क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकते? अगर ऐसा है तो मुझे किस करो और मैं यही रुक जाऊंगी। सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखकर सु मिंगयाओ खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। एक जोरदार आवाज के साथ लू शिन्यान जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल और सूज गया था। उसने अपनी आंखों में अविश्वास लिए ऊपर देखा। मिंगयाओ, तुमने मुझे क्यों मारा? सु मिंगयाओ इतनी गुस्से में थी कि वो कुछ कह ही नहीं पाई। उसने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लू शिन्यान ने फोन उठाया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो कांपने लगा। उस पल उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगी। वो डरते डरते सफाई देने लगा। मिंगयाओ, क्या मैं कुछ समझा सकता हूं? सच तो यह है कि गुशियान को पहले से ही पता था कि तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। उस समय सु मिंगयाओ के शब्द आग में घी डालने जैसा काम कर रहे थे। उसे अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं रहा। उसने बॉडीगार्ड्स को उसे उठाने का हुक्म दिया और खुद उसका गला कसकर पकड़ लिया। लू शिन्यान बुरी तरह कांपने लगा। उसका चेहरा पहले लाल और नीला पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे बैंगनी हो गया। उसकी आंखों में निराशा भर गई और उसकी जान निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि बस अब उसकी जान निकल ही जाएगी। जब लू शिन्यान को लगा कि वह सचमुच दम घुटने से मर जाएगा, तभी सु मिंगयाओ के कुछ दोस्त वहां आ गए। ये सब देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे तुरंत आगे बढ़े और उसे बचाया। मिंगयाओ बहन, शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी काम गुशियान को ढूंढना है। हाँ, ये आदमी हमारी हिरासत में है। हम इससे बाद में निपट सकते हैं। अभी भी समय है। ये सुनकर सु मिंगयाओ ने आखिरकार अपने हाथ रोक लिए। उसने जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ आखिरी बार देखा और बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, इसे डू लिहुआ के पास भेज दो और इस पर कड़ी नजर रखना। जैसे ही उसने ये नाम सुना, लू शिन्यान, जो लगभग बेहोश हो चुका था, होश में आ गया। वो सु मिंगयाओ के पास गया, उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। मिंगयाओ, नहीं। मिंगयाओ बहन, मैं 2 महीने से तुम्हारे साथ हूं। इस बार मुझे माफ कर दो। बस मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। सु मिंगयाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यहां तक कि उसके दोस्त भी उसे कुछ समझाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे उसे खींचकर गाड़ी में ले गए। लू शिन्यान खुद को रोक नहीं पाई और बेबसी से पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर में दूर से उस घर की ओर देखती रही। उसकी दर्द भरी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। सभी लड़कियों के चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। अगर तुमने उनकी बात चुपचाप सुन ली होती, दिखावा न किया होता और पैसे ले लिए होते, तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए चिंता करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन तुम्हें अपनी कीमत नहीं पता थी। तुमने जानबूझकर लू शिन्यान को उकसाया। तुम इसी के हकदार हो। अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। जब तुम सिस्टर डू के पास पहुंचोगे तो उनकी बात चुपचाप सुनने से तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो तुम्हें बस दर्द सहने के लिए तैयार रहना होगा। जब मेरी फ्लाइट मेलबर्न में उतरी तो आधी रात हो चुकी थी। मैंने उस होटल में एक रात आराम किया जिसे मैंने पहले ही बुक कर लिया था।
अगले दिन मैंने अपना सामान लिया और उस अपार्टमेंट में चला गया जिसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया था। अगले कुछ दिनों में मैंने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत सी चीजें खरीदी। वो खाली कमरा धीरे धीरे भर गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था और अपने रूममेट के संपर्क में था जो कुछ दिनों बाद आने वाला था। धीरे धीरे मैं यहां की जिंदगी में घुल मिल गया क्योंकि मुझे खाना बनाना आता था। इसीलिए मैं जल्द ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया और पड़ोस के 2 लड़कों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वे मुझे शॉपिंग के लिए ले गए, आसपास के रेस्टोरेंट के बारे में बताया और मुझे स्थानीय टूरिस्ट जगहों पर घुमाया। कुछ ही दिनों में मेरे नए दोस्तों ने भी मुझे पसंद कर लिया और मैं स्थानीय फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा बन गया। मेलबर्न आए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे और मैंने अपना पहला फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। मैंने अपने अकाउंट में $300 देखे और मैं बहुत संतुष्ट था। अगली सुबह मेरा नया रूममेट जाओ यू भी आ गया। बहुत जल्द वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। समय बीतता गया और यूनिवर्सिटी खुलने का समय आ गया। यूनिवर्सिटी शुरू होने से एक दिन पहले मैंने खुद खाना बनाया और अपने नए दोस्तों को रात के खाने पर बुलाया। 1 महीने साथ रहने के बाद हमारी आपस में अच्छी जम गई थी। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद सब एक दूसरे के बारे में गपशप करने लगे। मुझे नहीं पता कि किसने इसकी शुरुआत की, लेकिन सब अपनी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में शिकायतें करने लगे। हंसते हुए जाओ यू ने सबसे अपनी अपनी कहानी बताने को कहा। शायन भाई, क्या आपके पास कोई राज है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई जब दूसरे लड़कों ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को धोखा देने की कहानियां सुनाई तो मैंने उन्हें मजाक समझा था। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल लगा। इतने समय बाद भी जब भी मुझे सु मिंग्याओं का नाम याद आता है तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन इन लड़कों के सामने जो मुझसे 2 से 3 साल छोटे थे, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था और जिन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। आखिरकार 10 साल का रिश्ता, 7 साल का प्यार और शादी से ठीक 1 से 2 महीने पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से धोखा मिलना, ये सब सुनने में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी लगती है। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखें। इस 10 से 15 सेकंड की खामोशी से जाओ यू को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खुद ही बात का विषय बदल दिया और मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। खाना खत्म करने के बाद जाओ यू मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगी। शायन भाई, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैं जानता था कि उसका मतलब वो नहीं था, इसीलिए मैंने उससे हाथ मिलाया और उसे माफ कर दिया। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने अपना फोन खोला और उस नए वेचैट अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैंने 1 महीने पहले बनाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे थे। मैंने उन सभी का एक एक करके जवाब दिया। हर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं, जिसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, शायन, तुम दूसरे देश जाकर ऐसे कैसे गायब हो गए, जैसे उड़ ही गए हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। स्क्रीन को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो किस शिकायत भरे लहजे में बात कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, उससे माफी मांगी और उसे बताया कि मैं ठीक हूं। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी हाल की जिंदगी के बारे में बताया। बात करते करते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने उन्हें एक एक करके पढ़ा तो मुझे पता चला कि वे सभी सु मेंग्याओं के बारे में थे। तुम्हारे जाने के बाद सु मेंग्याओ हर दूसरे दिन मुझे ढूंढते हुए आती है और तुम्हारे बारे में पूछती है। चिंता मत करो। मैंने अपना मुंह बंद रखा और उसे एक भी शब्द नहीं बताया। ये अच्छा हुआ कि एयरपोर्ट जाने से पहले तुम बस स्टेशन चले गए थे। उसे लगता है कि तुम बुलेट ट्रेन से जिन्बे से बाहर चले गए हो और वो पूरे देश में तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि आजकल सु मेंग याओ बार में बहुत ज्यादा शराब पी रही है। कुछ दिन पहले
ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके पेट से खून बहने लगा था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वो तुम्हारे लायक है। वो तुम्हारे माता पिता से मिलने भी गई थी, लेकिन काफी समय से तुम्हारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। सु मेंग याओ के बारे में ये सब पढ़ने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूर बहती नदी के साफ पानी को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारी यादें ताजा हो गई। जब मैं 12 साल का था तो मेरे माता पिता का तलाक हो गया। उन्होंने एक नया परिवार बसा लिया और मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया, जो अकेली रहती थी। जब मैं 17 साल का हुआ तो मेरी दादी गुजर गई। परिवार के रजिस्टर में सिर्फ मेरा नाम ही बचा था। 18 साल की उम्र में जब मैंने सु मेंग याओ के साथ रिश्ते में आने के लिए हाँ कहा, तो उसने मुझे एक परिवार देने का वादा किया। मैंने उसकी बातों पर यकीन किया और 7 साल तक उसका इंतजार किया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? भूलने का नाटक और धोखा, एक घटिया हरकत। उन 30 दर्दनाक दिनों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने पर्दा हटाया और जैसे ही खिड़की से बाहर निकला, तेज धूप ने मेरे अंदर की सारी ठंडक दूर कर दी। सुबह 8 बजे अलार्म बजा। मैंने कपड़े बदले, अपना बैग उठाया और जियाओ यू के साथ यूनिवर्सिटी चला गया। ऑडिटोरियम में नए छात्रों के दाखिले का समारोह चल रहा था। मैं नए और जोशीले छात्रों के बीच बैठा था। मैं प्रिंसिपल के प्रेरणादायक भाषण सुन रहा था। मेरे मन का अजीब सा डर धीरे धीरे दूर हो गया। गुशिया का नया भविष्य शुरू हो चुका था। जैसे ही सु मेंग याओ ने अपनी आंखें खोली, उसे डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुनाशक की तेज गंध आई। शराब का नशा अभी भी उसके शरीर में फैल रहा था। उसका सिर भारी था और पेट में दर्द हो रहा था। उसने खाली नजरों से चारों ओर देखा और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। जब खादेसु परिवार के लोगों ने देखा कि उसे होश आ गया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। तुम एक आदमी के लिए कब तक ऐसे मरने का नाटक करती रहोगी? उसकी कुछ सहेलियां भी उसके पास आई और उसे समझाने लगी। गुशिया को गए हुए 1 महीना हो गया है और उसका कोई अतापता नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मेंग याओ दीदी, उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी पसंद का कोई भी लड़का मिल सकता है, फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? सु मेंग याओ ने ये बातें कई बार सुनी थी। उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया और अब भी उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। उसकी लाल आंखें खाली थी। उसके मेकअप वाले चेहरे पर बस एक ही जिद नजर आ रही थी। उसे इस तरह बर्बाद होते देखकर सु मेंग याओ की मां का सब्र टूट गया और आखिरकार उन्होंने अपनी बहन को भी खो दिया। तुम सु परिवार की इकलौती बेटी हो। सु ग्रुप का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है और तुम रोज रोज इस तरह प्यार मोहब्बत में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुन लिया है। शादी 5 दिन बाद है और तुम्हें वहां आना ही होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आज के बाद सु परिवार का नाम इस्तेमाल करना भूल जाना। यह कहकर सु मेंग याओ की मां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी सहेलियां भी चुप थी। सु मेंग याओ बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उस बुढ़िया ने किसे चुना है? जू परिवार का तीसरा बेटा, जूहान। सु मेंग याओ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जाओ और उससे कह दो कि मेरी शादी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अगर वो समझदार है तो उसे खुद ही ये शादी तोड़ देनी चाहिए, वरना मुझे जू परिवार की बेइज्जती करने पर मजबूर मत करना। सु मेंग याओ की इस आवाज से उसकी सहेलियां समझ गई कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही सु आंटी का गुस्सा देखकर उन्होंने डरते डरते उसे समझाने की कोशिश की थी। मेंग याओ दीदी, हमारे सर्कल में शादियां बिजनेस डील की तरह होती है। सु आंटी ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है और जू परिवार से पंगा लेना आसान नहीं है। क्यों ना हम इस बात को यही खत्म कर दें? हाँ,
शादी के कार्ड तो पहले ही भेजे जा चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या हुआ अगर दूल्हा बदल गया? अगर गुशियान वापस भी आ जाए तो भी उसका पारिवारिक बैकग्राउंड तुम्हारे रुतबे से मेल नहीं खाता। सु मेंग याओ ने कभी नहीं सोचा था कि जो सहेलियां बचपन से उसके साथ रही हैं, वे ऐसी बेतुकी बातें करेंगी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने घूरकर उनकी तरफ देखा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो यहां से दफा हो जाओ। मैं सु मेंग याओ हूं और मेरी जिंदगी में मेरा पति सिर्फ गुशियान ही होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जू परिवार से है या जी परिवार से। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ये देखकर कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, उसके दोस्तों को भी समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे सब चुपचाप चले गए। सु मेंग याओ अस्पताल के वार्ड में अकेली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मन में कई तस्वीरें घूमने लगी। हर दिन घर से निकलने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करती थी और उसे चूमती थी। जब वो बीमार होती थी तो मैं उसके लिए रोती थी और उसके लिए गर्म सूप ले जाती थी। सालगिरह पर दिए गए सरप्राइज गिफ्ट और हर साल साथ रहने का वादा अब बस एक सपना बनकर रह गए थे। सेक्रेटरी का वो मैसेज देखकर कि मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है, सु मेंग याओ का टूटा हुआ दिल फिर से दर्द से भर गया। उसने उस फोन को कसकर पकड़ लिया जिसे मैंने फेंक दिया था, मानो वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। मेंग याओ दीदी, हमने जू हान से बात की है। उसने कहा कि उसके माता पिता ने शादी करने का फैसला कर लिया है और वह उनकी बात मानेगा। वो शादी नहीं तोड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर सु मेंग याओ का दिल टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। अगर वो नहीं समझता तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये आवाज सुनकर उसके दोस्तों के दिल दहल गए। जू परिवार भी जिंगड़े का एक बहुत बड़ा परिवार था। मेंग याओ दीदी, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज कुछ भी गलत मत करना। सु मेंग याओ ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और बात बदल दी। लू शिन्यान कहाँ है? उसके दोस्त इस आदमी के बारे में भूल ही गए थे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे सिस्टर डू से पूछना पड़ेगा। ये कहते हुए वो सु मेंग याओ को फोन करने ही वाली थी, जो गुस्से से भरी हुई थी और उसे उस गुस्से से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उन्हें रोक दिया और खुद वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वीआईपी कमरे में दाखिल हुई और बैठ गई, डू अंदर शराब और एक आदमी को ले आई। वो सु मेंग याओ को खुश करने की कोशिश कर रही थी। बॉसू, मैं वही लाई हूं जो तुम्हें चाहिए था, तुम खुद ही देख लो। ये कहते हुए उसने उस आदमी को धक्का दिया जो उसके पीछे छिपा हुआ था। लू शिन्यान अब बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। उसके शरीर पर नीले और बैंगनी रंग के निशान थे। वो बुरी तरह कांप रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कमरे में मौजूद लोगों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। मेंग याओ दीदी, एक इतना सुंदर लड़का सिर्फ एक महीने में ऐसी हालत में पहुंच गया था। ये देखकर कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सु मेंग याओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो उस आदमी को घूरती रही और उसकी आंखों में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं था। आखिर में उसकी आवाज में बहुत पछतावा था। कमरे में मौजूद कई लोगों ने गहरी सांस ली। काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं ये सब शुरू ही क्यों करती। 2 महीने पहले उसे याद आया कि इसी वीआईपी कमरे में क्या बातें हुई थी और उसे लगा कि जो बात उसने मजाक में कही थी वो अब सच हो गई है। दूसरी मिस शेन पर अपने प्यार को पाने के लिए किए गए कामों का कोई असर नहीं पड़ा और लू शिन्यान ऐसे गायब हो गया मानो उसका कभी कोई वजूद ही न रहा हो। इस 1 महीने में उसके दोस्तों ने उसे ढूंढने के लिए अपने सारे जान पहचान वालों की मदद ली। उन्होंने हर उस जगह तलाशी ली जहां वो हो सकता था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोई इंसान इतनी बड़ी तलाशी मुहिम से बचकर कैसे निकल सकता है और वह अपने पीछे कोई सुराग भी कैसे नहीं छोड़ सकता? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था।
यूनिवर्सिटी शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका था और मैं कैंपस के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। हर सुबह उठकर क्लास अटेंड करना और क्लासमेट्स के साथ असाइनमेंट्स पर चर्चा करना, खाली समय में दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टियां करना। अगर पहले मेरी जिंदगी किसी तूफान जैसी थी, तो अब वो शांत पानी की तरह थी। मैं इस शांति का पूरा मजा ले रही थी। मेरा शरीर और मन दोनों ही पूरी तरह से शांत और सुकून में थे। शनिवार की दोपहर मैं जॉहियू पार्क में टहलने गई। वापस आकर मैंने वेचैट पर कुछ मैसेज देखे। मेरे कई दोस्तों ने मुझे बस एक ही लिंक फॉरवर्ड किया था। जैसे ही मैंने वो लिंक खोला, मुझे सु मेंगयाओ और गु शिन्यान के नाम दिखाई दिए। जब मैंने उस शादी का पूरा वीडियो देखा तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। मैंने बस जवाब में कुछ डॉट्स, बिंदु भेज दिए। मेरी सबसे अच्छी सहेली का मैसेज भी तुरंत आ गया। उसने गुस्से में आकर बहुत सारी गालियां लिखी थी। सु मेंगयाओ जैसी धोखेबाज लड़की को अब एक सच्ची प्रेमिका के रूप में दिखाया जा रहा है। वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मुझे पकड़े जाने का डर न होता तो मैं खुद जाकर इस घिनौनी लड़की का असली चेहरा सबको दिखा देता और उसे दिखाता कि वो अंदर से कितनी खोखली है। वो कह रही थी कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगी। सच में मुझे हंसी आ रही है। क्या वो भूल गई कि उसने तुम्हें घर से कैसे बाहर निकाला था? और अब वो कह रही है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी। उसे दफा हो जाना चाहिए। उसका वापस आना तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये सारी शिकायतें देखने के बाद मुझे याद आया कि सुबह मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। तो ये वही शादी थी जिसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। ये सोचते हुए मैं हंसने लगा। झाओयू ने भी मुझे हंसते हुए देखा तो वो भी इस मजाक में शामिल हो गया। भाई शाहन, क्या हुआ? तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं। मेरा दोस्त मुझे कुछ बता रहा था। वीबो पर जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, वही दुल्हन जिसने अपनी शादी में इतना सारा ड्रामा किया था। झाओयू को वो बात याद आ गई, इसलिए उसने मुझसे पूछा। फिर उसने वीबो खोला। उसे एक नई पोस्ट दिखी। उसे उस दुल्हन के बॉयफ्रेंड की तस्वीर मिली जिसे वो शादी के लिए प्रपोज कर रही थी। उसने तस्वीर को जूम किया और जैसे ही वो मुझे दिखाने वाला था, पुरानी आईडी फोटो देखकर वो हैरान रह गया। वो काफी देर तक उस तस्वीर को घूरता रहा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वो मुझे ही देख रहा है, इसलिए मैंने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद झाओयू ने सच बताने का फैसला किया। भाई शाहन, लोकल मीडिया को उस लड़की की तस्वीर मिल गई है जिसे वो दुल्हन शादी के लिए प्रपोज कर रही थी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्या तुम उसे जानते हो? मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब मुझे समझ आया कि सु मेंगयाओ ने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया था। वो बस मुझे ढूंढना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने झाओयू के हाथ में फोन की स्क्रीन देखी और मैं सन्न रह गया। ये मेरे हाई स्कूल की आईडी फोटो थी। मुझे नहीं पता कि इसे किसने लीक किया। हालांकि ये 7 से 8 साल पुरानी फोटो थी और मैं थोड़ा बदल भी गया था, लेकिन फिर भी कोई भी मुझे पहचान सकता था। नहीं तो झाओयू मुझसे ये सवाल नहीं पूछता। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर सच बताने का फैसला किया। हां, ये मैं ही हूं। सु मेंगयाओ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और विदेश आ गया। ये सब सुनकर झाओयू हैरान रह गया। उसने कहा, अगर ब्रेकअप हो गया था तो उसने ये सब क्यों किया? इसका तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं विदेश में हूं, इसलिए शायद उतनी ज्यादा दिक्कत ना हो। झाओयू का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर इतना बड़ा ड्रामा किया है ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। ये खबर बहुत फैल चुकी है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में कोई तुम्हें पहचान ले। तब तुम क्या करोगे? ये बात मुझे भी परेशान कर रही थी, लेकिन झाओयू को मेरे लिए परेशान देखकर
मैं मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं विदेश आ गया हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाहर जाते समय मास्क पहन लूंगा और खुद को अच्छी तरह से ढक लूंगा। हां, मुझे ऐसा ही करना होगा। झाओयू ने उदासी से सिर हिलाया और मुझे अपनी टोपी दे दी। बाहर जाते समय इसे पहन लेना। इससे तुम्हें छिपने में मदद मिलेगी और ये तुम्हें धूप से भी बचाएगी। मैंने टोपी ले ली और मजाक में कहा कि वो तो बस एक एक्स गर्लफ्रेंड है, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सु मिंगयाओ इतने बड़े मौके पर पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। ये साफ है कि वो नॉर्मल नहीं है। मैंने हाल ही में ऐसी बहुत सी खबरें देखी हैं जिनमें लोग प्यार में धोखा खाने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्सपति से बदला लेते हैं। शयान भाई, मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं वो आपको नुकसान न पहुंचा दे। मैं उससे बस 1 महीना पहले मिली थी। वो मेरे लिए इतना परेशान था कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हम 7 साल तक साथ रहे थे। हालांकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना पागल हो जाएगा। चिंता मत करो। हालांकि मैं ये सब मुस्कुराते हुए कह रही थी, लेकिन झाओयू को याद आया कि जब कुछ दिन पहले हम एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं चुप हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि इस रिश्ते ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे दिलासा दे। वो बस इतना ही कह पाया कि सब ठीक हो जाएगा। शयान भाई, अब आप उस मुसीबत से बाहर निकल चुके हैं। बस आगे बढ़ो। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास देखकर मेरे अंदर का डर कम हो गया। हां, वो 30 दिनों का बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। अब डरने की क्या बात है। शादी के अगले ही दिन सु परिवार ने घोषणा की कि सु मिंगयाओं को सु ग्रुप के सभी कामों से हटा दिया गया है। और जो परिवार ने भी घोषणा की कि वे सु परिवार के साथ अपने 3 प्रोजेक्ट रद्द कर रहे हैं। मेरे गायब होने के 50 दिन बाद भी सु मिंगयाओं को मेरे बारे में कोई खबर नहीं मिली। इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन वे सब हमारे अतीत के बारे में थी। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कहाँ थी। मुझे ढूंढने का सु मिंगयाओं का आत्मविश्वास समय के साथ कम होता जा रहा था। उसे उस खाली विला में जाने से डर लगता था और वो अपने सेक्रेटरी के मैसेज भी नहीं पढ़ना चाहता था। मेरे गायब होने की खबर सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता था। सु परिवार ने उसके सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए थे। अब वो पहले की तरह पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। उसके दोस्तों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और उससे सब कुछ भूल जाने को कह रहे थे। अपने परिवार से माफी मांग लो। सु मिंगयाओं को अपनी 24 साल की जिंदगी में पहली बार ऐसी हार का सामना करना पड़ा था। वो हर दिन शराब पीती और चीजें तोड़ती थी। वो रोती और मेरा नाम लेने पर पछताती थी, लेकिन शराब उसे बस थोड़ी देर के लिए ही शांति देती थी। जब उसे होश आता तो उसे फिर से उसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता। ये सब झेलने के बाद वो पहले जैसी आत्मविश्वासी और खुश नहीं रह गई थी। नए साल की शाम को वो सु मिंगयाओं के बार में अकेले शराब पी रही थी। उसने अपने पिता के कई कॉल काट दिए और अपना फोन बंद कर दिया। जब वो आधी रात को नशे में घर लौटी तो उसे मेरी बहुत याद आने लगी। हर साल नए साल की शाम को वो रात के खाने के बाद विला में आती थी। मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाता था और हम साथ मिलकर नया साल मनाते थे। हम सोफे पर बैठकर आतिशबाजी देखते थे और हमेशा साथ रहने का वादा करते थे। आज भी बाहर आतिशबाजी हो रही है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। बस शराब की खाली बोतलें ही इधर उधर पड़ी है। खिड़की से बाहर देखते हुए सु मिंगयाओ बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जैसे ही 12 बजे उसने अपना फोन उठाया और मुझे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा। डिंग डोंग। मेज पर रखा उसका फोन बजा। उसने मेरा फोन उठाया और उस लाल नोटिफिकेशन पर क्लिक किया जिस पर उसने खुद को ही मैसेज भेजा था। इस जानी पहचानी फोटो और मैसेज को देखकर सु मिंगयाओं को लगा कि उसका दर्द थोड़ा कम हो गया है। अब वो सिर्फ अपने बनाए इन नकली मैसेज से ही संतुष्ट थी।
लेकिन तभी किसी ने उसे मेरे बारे में एक खबर दी। उसकी एक दोस्त जो मेलबर्न में पढ़ाई कर रही थी ने उसे बताया कि उसने यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिल्कुल गुशियान जैसा दिखता है। यह खबर सुनकर सु मिंगयाओ बहुत उत्साहित हो गई। उसने तुरंत मेलबर्न के लिए फ्लाइट बुक की और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। मिंगयाओ दीदी, हमने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है, वो कहीं भागकर नहीं जाएगा। अभी लू सिनियान का मामला ज्यादा जरूरी है। गुशियान तुम्हें कैसे माफ करेगा? यह सुनकर सु मिंगयाओ की सारी खुशी गायब हो गई। उसने खुद को संभाला। उसके दोस्त उसे कई सुझाव दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सही नहीं लगा। आखिरकार उसने इस मामले को खुद ही सुलझाने का फैसला किया। सु मिंगयाओ सीधे अस्पताल गई। उसने लू सिनियान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। आधे घंटे बाद लू सिनियान को मौत के मुंह में देखकर उसने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। वो चाहती थी कि लू सिनियान तड़प तड़प कर मरे। सु मिंगयाओ खड़ी हुई और अपने हाथों से खून साफ करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खून साफ करने के बाद सु मिंगयाओ ने अपनी घड़ी देखी और बाहर जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर में जोर का दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लू सिनियान पागलों की तरह हंस रही थी। उसने अपने शरीर से एक चाकू निकाला, जिससे खून टपककर सु मिंगयाओ के चेहरे पर गिरा। खून की उस अजीब गंध से सु मिंगयाओ का दिमाग सुन्न पड़ गया। लू सिनियान को सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई दे रहा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये बदला लेने का आखिरी मौका था। लू सिनियान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सु मिंगयाओ के शरीर में चाकू घूम दिया। एक एक करके कमरे में कई चीखें गूंजने लगी। दर्द भरी चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ गई और बस सांस की घरघराहट की आवाज ही बाकी रह गई। सु मिंगयाओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी मुट्ठियां खुल गई। लू सिनियन की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने हाथ से चाकू गिरा दिया और जमीन पर गिर पड़ी। उन दोनों का खून नदी की तरह बहने लगा। दीवार पर लगी घड़ी की सुई अभी भी घूम रही थी। सु मिंगयाओ को दिखना कम होता गया और दर्द भी कम होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो बादलों में गिर रही हो। उसकी आंखों के सामने कई यादें घूमने लगी। बचपन से लेकर अब तक उन काली सफेद यादों में सिर्फ एक ही इंसान रंगीन था। 16 साल की उम्र में मैंने एक सफेद सूट पहना हुआ था और शांति से पियानो बजा रहा था। 18 साल की उम्र में मैं उसके हॉस्पिटल के बिस्तर के पास खड़ा रो रहा था और उसका हाथ थामे हुए था। 23 साल की उम्र में मैं आंखों में आंसू लिए एक लाल गुलाब ले रहा था और उसका पति बनने के लिए हां कह रहा था। 24 साल की उम्र में मैं छाता लेकर तेज बारिश में बाहर जा रहा था और मुझे उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। उस धुंधली परछाई को देखकर सु मिंगयाओ का शरीर सुन्न पड़ गया और वह दरवाजा टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कुछ बाहर निकल रहा हो। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। उसकी आंखों से बस आंसुओं की एक धारा बह रही थी। इतनी गर्म मौसम में नया साल मनाना एक बहुत ही नया अनुभव था। झाओयू के माता पिता चीन से बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। वे लिविंग रूम में सजावट कर रहे थे। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। कई सालों बाद आखिरकार मैं नए साल की उस खुशी को महसूस कर पा रहा था। मेरी दादी के गुजर जाने के बाद मैं नया साल हमेशा अकेले ही मनाता था। हालांकि सु मिंगयाओ मेरे पास आती थी, लेकिन वो हमेशा रात 8 बजे से पहले ही चली जाती थी। मैं घर पर अकेला ही रहता था। बाहर हो रहे जश्न को देखकर मुझे और भी ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद नया साल मेरे लिए खुशियां लेकर आएगा, लेकिन मेरी कभी शादी नहीं हुई और अब आखिरकार मैं नया साल अकेले नहीं मना रहा था। किचन में
झाओयू के पिता, जो काम में व्यस्त थे, उन्होंने अभी अभी तले हुए मीटबॉल्स निकाले और मुस्कुराते हुए मुझसे उन्हें चखने के लिए कहा। उनकी आवाज में मेरे लिए बहुत सारा प्यार और अपनापन था। कियान, ये झाओयू की सबसे पसंदीदा डिश है। इन सभी सालों में ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन नया साल था। अगले 2 सालों तक मैंने अपना नया साल ऑस्ट्रेलिया में ही मनाया। हर साल झाओयू के माता पिता हमारे साथ नया साल मनाने के लिए आते थे। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद हम एक परिवार की तरह बन गए थे। जिस साल मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसी साल झाओयू का परिवार मेलबर्न में बस गया। झाओयू ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा यहां रुकने का कोई इरादा है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। चीन में मेरे सभी करीबी दोस्त अपनी जिंदगी में बस चुके थे और मेरा अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। वहां मेरे पास न तो कोई घर था और न ही कोई जमीन जायदाद। अगर मैं अपने रिश्तों और करियर को देखूं, तो मुझे लगा कि यही रहना बेहतर है। इसलिए मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया और इमिग्रेशन के कागजात तैयार करने लगा। इन सब में झाओयू के परिवार ने मेरी बहुत मदद की। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने अपने हुनर की वजह से काफी पैसे बचाए थे। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो खोल लिया। अगले 2 सालों में मेरा स्टूडियो और भी बड़ा और बेहतर हो गया। 4 साल पूरे होने के बाद मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। जब मैं अपने कागजात के काम के लिए चीन वापस गया, तो मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला। सालों बाद हम सब मिल रहे थे। समय बहुत तेजी से बीत गया। अब हम वैसे नहीं दिखते थे जैसे हम जवानी में दिखते थे, लेकिन जब हम मिले तो हमें लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला है। हर कोई मेरी लव लाइफ के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। मैंने भी उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से बता दिया। पिछले 2 सालों में मेरे 2 रिश्ते रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से हमारा ब्रेकअप हो गया। मैं पिछले साल अगस्त से अपनी अभी की गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में हूं। वो मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन वो बहुत समझदार है। मैं उसे अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहा था और उसे तस्वीरें और वीडियो दिखा रहा था। स्क्रीन पर हम दोनों को खुश देखकर सबने राहत की सांस ली। हम काफी देर तक बातें करते रहे। फिर मुझे नहीं पता कि किसने सु मिंग्याओ का नाम लिया। मैंने सुना कि सु मिंग्याओ मर चुकी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इन सालों में मैं अपनी पढ़ाई और काम में इतना व्यस्त रहा कि मुझे चीन से कोई खबर नहीं मिली। कभी कभी जब मुझे झाओयू के साथ पुरानी बातचीत याद आती थी, तो मुझे लगता था कि वो समय धुएं जैसा था, जिसे मैं साफ साफ नहीं देख सकता था। और सु मिंग्याओ का नाम भी मेरे मन में एक पुरानी धुंधली तस्वीर जैसा लगता था। मैंने सोचा था कि वो समय के साथ आगे बढ़ गई होगी। वो अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल रही होगी और एक नया जीवन जी रही होगी। मुझे नहीं पता था कि वो मर चुकी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई मेरी प्रतिक्रिया देख रहा था। मुझे हैरान देखकर सबने राहत की सांस ली और फिर से बातें करने लगे। मैंने भी ये खबर सुनी थी, शयान। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब तुम आगे बढ़ चुके हो, तो मैं तुम्हें ये दुखद बात क्यों बताऊं। इसमें दुखद क्या है? मैंने सुना है कि उसने लू नाम के एक आदमी को बहुत सताया था और उसने बदला लेने के लिए उसे मार डाला। उसने जो किया, उसकी उसे सजा मिली। इतने लंबे समय बाद मुझे उस आदमी का नाम भी याद नहीं आ रहा था। मुझे बस वो कार दुर्घटना याद थी जिसने लगभग मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसलिए जब मैंने सुना कि ये 2 लोग मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ये बस एक पल के लिए था। आखिरकार ये बहुत पहले की बात थी। वे यादें हवा के एक झोंके की तरह आई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई।